वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब तब्दीली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले, पेट फाड़ कर पैसा निकालने के दावे करने वाले आज मुत्तहिद हो गए हैं कि इमरान खान को निकालो। उन्होंने कहा कि यही है तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ताकतवर पर हाथ डालना आसान नहीं, ये जिहाद है। सुबह उठता हूँ तो ये नहीं सोचता कि ऑफिस जा रहा हूँ, सोचता हूँ कि जिहाद पर जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया है, हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं। चेंज तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। चेंज तो आ रहा है, आपके सामने चेंज है। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। ये ही है चेंज। आसान नहीं है। ताकतवर के ऊपर जब हाथ डालते हैं, आसान काम नहीं है। उनके पास जो वकील है उनको 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमारा है नैब का वकील या जो भी गवर्नमेंट का, वो चंद लाख रुपए ले रहा है। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूं। तो सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूं, सब्र करें। होना है, रुकना नहीं है। ये जहाद है और इसमें मैं सारी कौम को चाहता हूं कि साथ मेरे खड़े हो, क्योंकि मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं। और फिर शोर मचा हुआ है, कोई ये बात नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट ने आज तक अच्छाइयाँ क्या की। कभी सुना है पाकिस्तान का रुपया ऊपर जाना शुरू हो जाए? नीचे तो गिरता हमने देखा है। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान का रुपया मजबूत होना शुरू हो गया। कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल किए बगैर भारत से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं लाएंगे। काबीना में सिर्फ भारत से तिजारत की तजवीज़ ज़ेर गौर आई, जिसे मुस्तरद कर दिया। फ़ख्र है आलमी सतह पर कश्मीर का जिस तरह मुकदमा लड़ा, 50 साल में किसी हुकूमत ने नहीं लड़ा। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, वो उसको रिवर्स नहीं करता, किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। जो हमने कश्मीर का केस लड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 50 साल में किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं लड़ा। ये सिर्फ एक कंसिडर हुई थी बात कि इमरजेंसी के अंदर क्या हम हिंदुस्तान से ले लें, लेकिन फिर कैबिनेट ने फैसला किया कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कश्मीरी लोगों को ये लगे कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन मेरी तरफ से आप ये ज़हन में डाल लें, जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त को वापस नहीं जाता, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि हम नॉर्मलाइजेशन कभी हिंदुस्तान से नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के मामले पर शोर मचा हुआ है, इस पर अभी पार्लियामेंट में बहस होनी है, अवाम उन पर एतमाद रखे हैं। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, दूसरों की तरह जायदाद या पैसा नहीं, मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मसला ये है कि IMF के हम प्रोग्राम में, वो अब कह रहे हैं कि आपको ये कंडीशंस करनी चाहिए। स्टेट बैंक उनमें से एक है। इतना जो शोर मच गया है, ये सिर्फ एक सरसरी चीज़ सामने आई है। इसके ऊपर अभी पार्लियामेंट में जाके डिबेट होनी है पूरी। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरे तो बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहाँ है। वो कोई आप समझते हैं कि मैं ऐसी चीज़ करूँगा जिधर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? तो आप बेफिक्र हो जाएं। IMF से बातचीत कर रहे हैं, मेरे पे पूरा एतमाद रखें, क्योंकि मैंने तो यहाँ जीना मरना है ना, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवाते रहे। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने मान लिया कि उन्होंने स्टेट बैंक, कौमी मईशत IMF के पास गिरवी रखती है। इमरान साहब कर्जों पर लेक्चर न दें, अपने कर्ज कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने लाएं। ये भी कहा कि इमरान खान ने 400 अरब चीनी की अपने चहीतों के साथ अच्छाई की, 225 अरब आटे, 122 अरब LNG, 500 अरब की दवाई की अपने ATM से अच्छाई की। कश्मीर पर हुकूमत ने सौदा किया। इमरान साहब ने माफियाज, ATMs, कमीशन खोरों और किराए के तर्जुमानों को इस्तेहकाम दिया। इमरान साहब पिछली हुकूमतों ने जो किया, अवाम ने आपको डस्का, खुशाब, नौशेरा, बलूचिस्तान, सिंध हर जगह से इसका जवाब दिया।
एनसीओसी के इजलास में बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ता इतवार बंद रखी जाएगी एनसीओसी के मुताबिक। फैसले में मजीद क्या कहा गया है, नुमाइंदा जियो न्यूज आमना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद एनसीओसी ने ये फैसला किया है कि जो मुल्क में बैलेंस सूबाई ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हफ्ते में 2 दिन हफ्ता इतवार बंद रखी जाएगी। और इस फैसले का इतलाक जो है 10 अप्रैल को रात 1 बजे से किया जाएगा, जो कि 25 अप्रैल तक ये नाफिजुल अमर रहेगा। उसके अलावा जो रेलवे है उसमें भी जो है 7 दिन चलेगी, लेकिन सवारियां जो होंगी 70% तक उसको चलाया जाएगा। ताहम जो है गुड्स, फ्रीट और मेडिकल और दीगर इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। और 20 तारीख को दोबारा एनसीओसी का इजलास होगा, जिसमें ये जो फैसला किया गया इसका जायजा लिया जाएगा कि आया कि इसको बरकरार रखना है फैसले को, 2 दिन ट्रांसपोर्ट को, या ये बैन लिफ्ट कर लेना है। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं महकमा तालीम सिंध ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 8वीं जमात तक स्कूल्स 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया है। सईद गनी कहते हैं कि मंगल 6 अप्रैल से 15 रोज़ के लिए फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी, ताहम बच्चों की तालीम को ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर ज़राए से जारी रखा जा सकता है। और मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद रखने या खोलने का फैसला मंगल को किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि मंगल के रोज़ तालीम और सेहत के वज़रा की एनसीओसी में मीटिंग होगी। मीटिंग में इम्तिहानात की सूरत हाल पर भी बात होगी। ये फैसला तालीम, सेहत के वज़रा और एनसीओसी हुकाम मिलकर करेंगे। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस 9.7% रहे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में 27,914 टेस्ट किए गए, 2,717 टेस्ट मुस्बत आए। और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का ये कहना है कि अस्पतालों में सूरत हाल कंट्रोल में है, 30% बिस्तर अब भी दस्तियाब हैं। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया हमें। कहिएगा, लोगों को ये शिकायत है कि अस्पतालों में वो सूरत हाल नहीं जो आपकी जानिब से कही गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कन्वे की जाए लोगों तक। अस्पतालों के अंदर एडिक्वेट इस वक्त जगह, हमारे पास 30 से 33% कैपेसिटी है लाहौर के अंदर भी। और मेरे जो लास्ट मैंने इंफॉर्मेशन दी है 49 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर। जो प्रॉब्लम हो जाती है, लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में जब चले जाएं, और फॉर एग्जांपल सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हमारे सारे वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिन लोगों ने अस्पताल जाना है वो 1122 को इतला दें। जब 1122 को इतला मिलेगी तो उनके पास एग्जैक्ट सिचुएशन और एग्जैक्ट पोजीशन होती है, वो कंट्रोल रूम के साथ उनका कांटेक्ट होता है। और जिन अस्पतालों में कैपेसिटी है, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, इन्हें एक मरीज है जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, वो इंश्योर करते हैं कि उस अस्पताल में लेके जाएं जहाँ वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जहाँ हाई ऑक्सीजन फ्लो के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी भी हमारे पास 40% ऑफ आवर बेड्स आर वेकेंट लाहौर के अंदर। और इसके इसी तरह सिचुएशन पूरे पंजाब के अंदर बाकायदा दी और मुसलसल एक्सपेंशन की जा रही है। जैसे मुल्तान में कल ही के दिन के अंदर एक्स्ट्रा 20 वेंटिलेटर्स लगा के उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि डायरेक्टली अस्पताल जाने के से बहुत बेहतर है कि एक तो नंबर 1122 को आप कांटेक्ट करें, वो आपको अस्पताल लेके जाएंगे और उन अस्पतालों में लेके जाएंगे जहां कैपेसिटी है, क्योंकि उनकी सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ मुसलसल जो है वो कांटेक्ट है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो जब किसी एक अस्पताल में चले जाएं कि भाई वहाँ बेड नहीं, वो वेंटिलेटर अवेलेबल, तो एक पैनिक बन जाता है, फिर वो उस बात को सब दोहराना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की मदद से लोगों को इतला देना चाहती हूँ कि सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर हाई ऑक्सीजन फ्लो बेड्स, लो ऑक्सीजन फ्लो बेड्स, और मरीज की जरूरत के मुताबिक इंशाल्लाह सबको ये सहूलत दी जा रही है। तो डॉक्टर साहिबा, आपका ये कहना है कि अगर 1122 पे कांटेक्ट कर लिया जाए पहले हॉस्पिटल जाने से पहले, तो मरीज को किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा। इतनी ऑक्यूपेंसी है आपके पास, इतनी स्पेस है आपके पास, बेड्स हैं, अभी जो सूरत हाल है और केसेस मुसलसल बढ़ भी रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, वो आपके सामने ही है, लेकिन हमने अपनी बेड्स की कैपेसिटी भी बहुत हद तक बढ़ा दी है। और उसके अलावा ये है कि कॉन्स्टेंटली हमारा एक कंट्रोल रूम जो है उस पर लाइव डेटा आ रहा होता है, और उस लाइव डेटा को कंट्रोल करने जो कंट्रोल रूम है वो इतला देता है। तो 1122 क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट में है मुसलसल, तो उनके लिए मरीज को अस्पताल उस हॉस्पिटल में लेके जाना इस फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट, तो मरीजों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी चॉइस की जगह पे जाके फिर वहां जाके वो जब शोर मचता है तो फिर वो ये होता है कि तो ये 1122 से फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आ जाएगा अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो, खुदा न खास्ता? देखिए जी 1122 का फायदा क्या है, 1122 के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और 1122 के अंदर बाकायदा ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो पिक करते हैं पेशेंट को और लेके हॉस्पिटल जाते हैं। मरीज का बहुत बड़ा फायदा है कि वो कांटेक्ट उनको करे। आपको पता है अभी रिसेंटली हमने 1122 जो है उनमें रेस्पिरेटर्स, ट्रैवल रेस्पिरेटर्स लगाए हुए, तो जब सिचुएशन पे वो फोन करके और मरीज की सिचुएशन पूछते हैं तो उसके मुताबिक वो एम्बुलेंस वहां ले जा देती है उनको, और यानी घर से लेके अस्पताल तक पहुंचाने में भी उनके पास कोई ना कोई एक सहूलत मौजूद होगी, बजाय कि वो अपनी गाड़ी में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। बहुत बेहतर है कि 1122 को कांटेक्ट करें और वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। आज ही के दिन में मेरी बात रिजवान नसीर साहब से हुई है, बहुत बड़ी तादाद मरीजों की जो है वो ट्रांसफर हो रही है 1122 के साथ। अगर लोग ये सिस्टम को समझ लें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, सारा डेटा आपके सामने है, डेली बेसिस पर जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, क्या इस पर गौर किया जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जाए सूरत हाल के पेश नज़र, या नहीं अभी ये कंसिडर नहीं किया जा रहा? मेरा ख्याल है अगले 2 दिनों के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। आपको पता है कि हमने इस वीकेंड पे भी एक मुकम्मल लॉकडाउन किया, एक है ना कि दुकानें बंद हैं, सब बंद हैं, ट्रैफिक बहुत कम हो गई है। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका अच्छा असर जो है ना अगले 1-2 दिन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं कोई डेटा देना नहीं चाहती, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि इंशाल्लाह अगर हम ये जो इस वक्त हमने जो लॉकडाउन किए हैं उन इलाकों में जहाँ तादाद मरीजों की बढ़ गई है, और ये कुछ अरसे के लिए ये 2 दिन के लिए भी जो मार्केट बंद की, ये भी ब्रेक देगी हमें। और आपको पता है कि अभी भी पाबंदी हर किस्म के इज्तिमा पे लगी हुई है। हमने शादियों के फंक्शन, ये क्या कहते हैं, बाकायदा रिलीजियस इज्तिमा, इन सब पे पाबंदियां लगाई हैं, और हर किस्म के इज्तिमा पे, सियासी इज्तिमा पे भी पाबंदी लगाई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह की पाबंदियां और बड़े स्ट्रिक्ट इस वक्त SOPs पे भी अमल दरामद हो रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर जैसे इतने बड़े शहर के अंदर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, मुफ्त मास्क बांट रही है कि लोग मास्क पहने, और लोगों को हदायत भी दे रहे हैं। आप लोगों के भी प्रोग्राम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मुसलसल लोगों को कहते रहें कि हुकूमत भी मेहनत कर रही है, अगर वो खुद भी ये सारी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें तो इंशाल्लाह हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से भी जरा बताइएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पर सूबे में क्या सूरत हाल है, और वो अफराद जो अपनी पहली डोज लगवा चुके हैं उन्होंने दूसरी डोज लगवानी है, उन्हें किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सामना करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतवार के दिन भी आपको पता है आज हमने अपने सारे सेंटर्स जो हैं वो सेकंड डोज के लिए खुले रखे, और कल के दिन में 26,000 लोगों को पंजाब के अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी है। आज शाम की जब मेरे पास सामने, आपको पता 8 बजे तक खुले होते हैं हमारे सेंटर्स। लाहौर के अंदर हमने अब इस वक्त 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम तीसरा सेंटर PKLI में शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपो सेंटर पे दोनों हॉल्स जो है हमारे खुल जाएंगे। अभी एक हॉल काम कर रहा था, अब 2 हॉल्स होंगे। हॉल नंबर 1 के अंदर जो दूसरे डोज वाले लोग हैं वो तशरीफ लाएंगे, हॉल 2 के अंदर जिनकी पहली डोज लगनी है। तो बाकायदा हम इंतजाम को, जो ये वैक्सीनेशन का इंतजाम है, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमें एक टारगेट दिया गया है MCOC की तरफ से कि 23 से लेकर 25,000 हम डोजेस रोजाना लगाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आज के दिन में जो मेरे पास सामने फिगर्स आई थी कल की सारी जो काउंटिंग, हम 4.5 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं, और आज की फिगर्स जब होंगी तो मुझे उम्मीद है कि हम 4,70,000 से ऊपर चले जाएंगे। जो लोग बूढ़े हैं और 80 साल से ऊपर या डिसेबल्ड हैं, उनकी एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो चुकी है। मेरी इतला के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा लोगों को घर पे भी जाके वैक्सीनेशन जो है वो हम लगा चुके हैं, जो
हमारे सेंटर्स में नहीं आ सके। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट की है कि जो डिसेबल्ड हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा है, इवन अबव 60 हैं, उनको डिसेबिलिटी है, स्ट्रोक खुदा ना खास्ता उसकी वजह से, किसी वजह से टांगों की कोई वो बीमारी की वजह से वो आ नहीं पा रहे हमारे सेंटर्स में, उन्होंने हमें फ़ोन करना है और उनको वो नंबर जो है वो हमारा 0033 है, उस पर वो तशरीफ लाएं, मतलब हेल्पलाइन दें, 116 पे भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं, उनका वो नंबर भी आ जाएगा और हम इंशाल्लाह घर पहुंच के भी उनको वैक्सीन लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मजमूई तौर पर इस वक्त सूबे में क्या सूरत हाल है कोरोना केसेस की भी और वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से वो हमें आगाह करेंगे। सिंध में मंगल से 2 हफ्तों के लिए मिडिल क्लास तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। समाजी कारकुन और स्टीयरिंग कमेटी बराए तालीम सिंध के रुकन शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद रॉय साहब, बताइएगा, सिंध में तो पंजाब की तरह कोरोना की शरह ज्यादा नजर नहीं आती अभी तक, तो फिर ऐसा क्या डेटा सामने आया है कि किस बुनियाद पर ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो पंजाब में यूके और चाइना और यहाँ पर आया तो पाकिस्तान आते हुए कितना टाइम लग गया उसको, फॉरन आ गया, तो इसी तरह ये तो नेक्स्ट प्रोविंस में हमारे, तो या तो इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक तो आपने बंद नहीं की है, तो और वो जो एक और जो आ रहा है वो बच्चों के अंदर भी सुन रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि बहुत डेंजरस है। ऑब्वियसली उसके नंबर्स अभी NCOC बता रही है कि कोई खास नहीं बढ़े, बट लेकिन बच्चों के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हुए थे। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की लाइफ से ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि 2 हफ्तों के लिए 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद किए गए, ताकि देख लें कि बच्चों में कितने सिम्टम्स आ रहे हैं। एक इस पर डाटा हमें अच्छा मिल जाएगा 2 हफ्तों के अंदर, और 2 हफ्ते बाद दोबारा वो स्कूल खुल जाएंगे और जब तक ऑनलाइन जितना चला सकते हैं चला के देख लें। मुझे कभी भी ये बात समझ नहीं आती। देखें, ये पार्क्स और मैं ये भी कहूँगा कि मस्जिदों के अंदर भी बच्चों का जाना, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर हमें रोकना चाहिए। और स्कूल, क्योंकि हम स्टीयरिंग कमेटी के ऊपर हैं हम सारे, तो हमारे लिए तो बच्चे की जिंदगी उसकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। सो उस बच्चों की अगर 2 हफ्तों के अंदर पता लग सकता है, डाटा प्रॉपर आ सकता है कि बच्चों में कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, पंजाब से कितना आ गया है, हमारे आपको पता है डाटा लेने में बहुत टाइम लगता है, इवन बाहर के मुल्कों के पास सही डाटा नहीं मिल रहा होता। तो आई थिंक ये 2 हफ्तों के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत सही डिसीजन था, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद रॉय साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, नमी के तनासुब में कमी के बायस नाक और गला खुश्क होने से होंठ फटने और नाक से खून बहने की शिकायत बढ़ रही हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान अपनी इस रिपोर्ट में। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौसम की तब्दीली इंसानी जिस्म पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। मौसम शदीद गर्म और खुश्क होने से नाक और हलक में सोजिश, खून आना और होंठ कटने जैसी शिकायत आम हो जाती हैं। हमारे पास वाइट पेट्रोलियम जेली आती है, वेजलिन जिसे कहते हैं, वो 3 to 4 टाइम्स अगर आप अप्लाई करनी होती है तो उससे जो है ये ड्राई नहीं रहेगा। और सबसे अच्छा आजकल एडवांटेज मास्क का है, ज़्यादातर मास्क पहने रहेंगे तो वो हम प्लग भी नहीं करेंगे, तो इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या एक नॉर्मल सेलाइन नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशंस को। माहिरीन के मुताबिक मौसम खुश्क और हवा में कम नमी के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी होता है, जिसके लिए पानी के साथ कैल्शियम और विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना ज़रूरी है। वेदर जब ड्राई होता है और आप ऊपर से मास्क भी पहन रहे होते हैं, आपका वाटर इनटेक भी कम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आपको चाहिए कि अपने आप को आप डिहाइड्रेशन से बचाएं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मास्क उस वक्त जब कोई आपके इर्द गिर्द मौजूद ना हो या आप खुली जगह पे हों, वहाँ पे आप मास्क को नीचे कर सकते हैं, ताकि ये जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी कम हो जाए। माहिरीन के मुताबिक रोगनी और मिर्चों वाले खानों से इज्तनाब करें। ठंडे माहौल से फ़ौरन गर्मी और गर्म से फ़ौरन ठंडे माहौल में ना जाएं और बाहर जाने की सूरत में सर को ढांप कर रखें। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची।